शेख हसीना के सत्ता के दूर होने के 19 महीने बाद फाइनली बांग्लादेश में चुनाव हो गए और इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई है। कुल 60% हुई वोटिंग से एक बात तो पता चलती है कि बांग्लादेश की आवाम का इस चुनाव में अच्छा खासा योगदान रहा है। जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो जमात इस्लामी और नेशनल सिटीज़न पार्टी के अलायंस को तकरीबन 70 सीटें मिली है। इसमें नेशनल सिटीज़न पार्टी उन विद्यार्थियों या युवाओं द्वारा बनाया गया संगठन है जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से दूर किया था या जिन्होंने उस युवा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात यह है कि इस चुनाव में होने के बाद क्या बांग्लादेश में स्थिरता और शांति कायम रह पाएगी, तो इसके संकेत तो मिलते हुए दिखते नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी ने हाल ही में एक बयान दिया है कि वो इस नतीजों को नहीं मानती है क्योंकि इस चुनाव में धांधली हुई है, ऐसा उनका कहना है। इन चुनाव नतीजों के बाद तारिक रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना लगभग तय है, पर तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता, बेरोजगारी और युवाओं के दिलों में बढ़ती नफरत। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हुई है और खास करके वहाँ के माइनॉरिटीज़ को, हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया है, तो उन सभी ताकतों को, उन सभी संगठनों को तारिक रहमान किस तरह से हैंडल करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। जब हम इस चुनाव का ज़रा एनालिसिस करते तो हमें एक बात समझ में आती है कि जमात इस्लामी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी ख़त्म हो गई, जमात इस्लामी को सत्ता नहीं मिली, पर जमात इस्लामी बांग्लादेश के अंदर वो संगठन है जिसने बांग्लादेश के बनने का ही विरोध किया था। 1971 में जब मुक्ति बाहिनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो जमात पाकिस्तान के साथ थी। जमात ने उस वक्त बांग्लादेशियों पर अत्याचार भी किए, पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन भी किया, और एक ऐसा संगठन जो उस देश के बनने के खिलाफ था, वो संगठन आज उस देश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जमात बांग्लादेश में ख़त्म हो गई या जमात उभर के ऊपर आई। जब शेख हसीना की सत्ता थी तो जमात के ऊपर पाबंदी थी, जमात के कई नेताओं को गिरफ्तारियां की गई, फांसी तक दी गई देशद्रोह के आरोप में। आज वही जमात पार्लियामेंट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। अब आते हैं दूसरी अपोजिशन पार्टी और जमात का सहयोगी दल एनसीपी यानी नेशनल सिटीज़न पार्टी। ये पार्टी उन छात्र नेताओं ने बनाई थी जिन्होंने सड़क पर उतर के शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया और उनको सत्ता से बाहर किया। जमात तो मजबूत हुई है, पर एनसीपी का इस चुनाव में बैंड बजा है। जिस तरह का समर्थन उन्हें उस आंदोलन में मिला था, वो समर्थन इस चुनाव में नहीं मिला और कुछ बहुत कम सीटें उनको मिल पाई है। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि इस पार्टी में ज़्यादातर युवा नेता थे, छात्र नेता थे, और उन्होंने जमात जैसे कट्टरवादी संगठन के साथ गठबंधन करना, ये कहीं ना कहीं वहाँ के युवाओं को या वहाँ के लोगों को रास नहीं आया, और इसी वजह से उन्हें चुनाव में वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद लगा बैठे थे। पर एनसीपी का जमात के साथ संगठन होना, इसका फ़ायदा मात्र जमात को हुआ है। एनसीपी का एक नेता हसनत अब्दुल्ला, जो कि भारत को काटने की बात कर रहा था, 7 सिस्टर को अलग बात करने की बात कर रहा था, वो बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता है। कुछ और भी लोग हैं एनसीपी के जिन्होंने भारत के खिलाफ पुरजोर जहर उगला, हिंसा भड़काई, वो भी इस चुनाव में अच्छी खासी मार्जिन से जीते हैं। तो एक बात तो हमें यहाँ समझ में आती है कि बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा समुदाय ऐसा है कि जिनके खिलाफ हिंदुस्तान के लिए भर भर के नफरत बढ़ी है, और जो चाहती यही है कि कट्टरपंथी ताकतें देश पे हावी हो। इस चुनाव में जमात ने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं उतरा था और इस बात का विरोध भी हुआ। पर जहाँ तक बात है जमात जैसी पार्टियों की, तो चलती पुरानी विचारधारा पे है, तो उनसे और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। अब इस चुनाव के बाद एक चिंता जताई जा रही है, क्या भारत विरोधी सेंटिमेंट बांग्लादेश में बढ़ेंगे? क्या तारिक रहमान उस बात को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे? अब इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाले दिनों में मिल पाएगा, पर जिस तरह के राजनीतिक हालात अभी बांग्लादेश के अंदर है, उसको देख के एक बात तो नज़र में आती है कि ये इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होने वाला और तारिक रहमान के सामने अच्छी खासी चुनौतियाँ आने वाली है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।